हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस चैप्टर में हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है धातु की प्राप्ति, यानी भूपर पृथ्वी के भूपर पट्टी से धातुओं की प्राप्ति हम लोग कैसे करते हैं। और जैसे लोहा का हम आजकल हम लोग लोहे से घर बनाते हैं ना, तो ये सब हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है। तो आइए इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं धातुओं की प्राप्ति। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? धातुओं की प्राप्ति। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे पहले हम लोगों को जो धातुएं मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। क्योंकि वो धातु प्योर धातु नहीं होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिली होती है। तो कैसे हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं, आइए। और सबसे पहले बात तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि भूपर पट्टी से यानी पृथ्वी के भूपर पट्टी से जो पदार्थ अर्थात जो धातुएं हम लोगों को मिलता है, जो यौगिक के फॉर्म में मिलता है या तत्व के फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको खनिज कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग खनिज को समझने की कोशिश करते हैं। खनिज, भाई खनिज होता क्या है? खनिज होता क्या है? तो खनिज आपका तत्व या यौगिक होता है। क्या होता है? तत्व या यौगिक होता है, जिसको कहां से प्राप्त किया जाता है? जिसको पृथ्वी के भूपर पट्टी से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, और वो आपका प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे पृथ्वी के भूपर पट्टी, भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। और ये किस रूप में पाया जाता है? जैसे अगर हम लोग लोहे के खनिज की बात करेंगे तो दोस्तों ये रेत जैसा पाया जाता है, मिट्टी जैसा पाया जाता है। फिर इसको हम लोग फैक्ट्रियों में ले जाते हैं और इसका शुद्धिकरण करते हैं। तो ये किस किस फॉर्म में, जैसे आप देख लीजिए, जैसे आयरन। आयरन क्या है? आयरन जब पृथ्वी के भूपर पट्टी से निकाला जाता है तो आयरन दोस्तों रेत के रूप में पाया जाता है, अर्थात मिट्टी के रूप में पाया जाता है। वैसे ही कोयला ले, ये सब जो आपको आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब आपका क्या है? ये सब सारा आपका खनिज है। लेकिन खनिज से ही हम लोग बहुत सारे चीजों को बनाते हैं। आइए इन सब चीजों को अच्छा से डिस्कस करते हैं, ठीक। तो दोस्तों खनिज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब खनिज जो होता है ना, खनिज में ही अयस्क होता है, खनिज में ही अयस्क होता है। लेकिन अयस्क हम लोग बोलते किसको है? तो देखिए दोस्तों, अयस्क किसको बोला जाता है? अयस्क, अयस्क जो होता है ना, जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां खनिज है। क्या है? खनिज है। जैसे कोयला ही है, मान लीजिए कोयला है, और यहां भी है खनिज, ठीक है। क्या है? खनिज। लेकिन यहां पे जो आपका खनिज दिख रहा है ना दोस्तों, खनिज जो है इसको निकालना हमारे लिए लाभदायक है, निकालना हमारे लिए लाभदायक है। और ये लाभदायक है, लाभदायक का मतलब समझ रहे हो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा
ये फायदेमंद है। दूसरी बात, जब इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, अधिक मात्रा में आपका धातु पाया जाएगा, अधिक मात्रा में आपका धातु पाया जाएगा। और दूसरी बात, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस प्रकार के खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे वे खनिज जो, या फिर लिखते हैं वे खनिज जिनमें धातुएं अधिक मात्रा में, किसमें? अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, तथा वह हमारे लिए लाभकारी होता है। हमारे लिए क्या होता है दोस्तों? लाभकारी होता है। उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जो अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, तो क्या आयरन आपका खनिज के रूप में जब होता है तो क्या ये आयरन ही होता है? क्या ये खनिज के रूप में होता है तो आयरन क्या आयरन ही होता है, या फिर ये दूसरे रूप में पाया जाता है ना? और खनिज को ही तो हम लोग अयस्क कहते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में धातुएं होती है ना? अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आइए और समझ लेते हैं। इसको हमने अयस्क कह दिया, अधिक मात्रा में मिला, और ये इसको निकालना लाभदायक था। और इसको जब निकाल रहे थे दोस्तों, तो इसका जो कीमत है, यानी लागत जो है, लागत भी कम है, और यहाँ पे हम देख रहे खनिज है, चलो अधिक मात्रा में ही है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन इसमें लागत बहुत ज्यादा लग जा रहा है, लागत बहुत अधिक लग जा रहा है, बहुत अधिक। तो क्या इसको हम अयस्क कहेंगे? जब इसमें लागत ही बहुत ज्यादा लग जा रहा है, तो ये हमारे लिए लाभदायक कैसे हो सकता है? मान लीजिए हम 1 टन कोयला निकालें या 1 क्विंटल कोयला निकालें, यहां से जो कोयला हमने निकाला वो हमको 600 रुपया में मिल रहा था 1 क्विंटल, और यहां से अपन जो निकाले वो 60,000 में मिल रहा था। तो बोलिए हमारे लिए वो लाभदायक है क्या? वो हमारे लिए तो लाभदायक है ही नहीं, तो वह अयस्क नहीं है। जबकि ये हमारे लिए लाभदायक है, तो ये हमारे लिए अयस्क है। वो अयस्क नहीं है, खनिज तो है ही। खनिज, पृथ्वी में जितने सारे चीज पाए जाते हैं वो खनिज है, जो यौगिक या तत्व के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारा खनिज है। अगर आप बात करेंगे रेत की, तो रेत भी एक खनिज है। अगर आप बात करेंगे पत्थर की, तो पत्थर भी एक खनिज है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या अयस्क खनिज जो होता है आयरन के ही रूप में हमको भूपर पट्टी में मिलता है? नहीं दोस्तों, ये या तो सल्फाइड के रूप में मिलता है, या कार्बोनेट के रूप में मिलता है, या फिर ऑक्साइड के रूप में मिलता है। जैसे आयरन के कुछ हम लोग अयस्क को देखते हैं, आयरन का अयस्क, जैसे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से आयरन का कौन अयस्क है। तो अगर आपको आयरन का अयस्क पता नहीं है, कॉपर का अयस्क पता नहीं है, यानी धातुओं के अयस्कों के बारे में पता नहीं है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए हम लोग सारा करते जाएंगे। तो जैसे आयरन का अयस्क देखिए, आयरन का अयस्क, तो आयरन का अयस्क की बात करें तो एक होता है हेमेटाइट, और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये हो गया हेमेटाइट। दूसरा अयस्क अगर इसका देखूं, दूसरा अयस्क तो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट,
टाइट। और इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों F3O4 होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला। ये इस फॉर्म में आपका खनिज के रूप में ये इस फॉर्म में पाया जाता है, अर्थात अयस्क के रूप में, यानी पृथ्वी के भूपर पट्टी पे ये इस रूप में पाया जाता है, डायरेक्ट आयरन नहीं पाया जाता है। वैसे ही अगर आप कॉपर की बात करो, किसका? कॉपर का। तो कॉपर जो होता है दोस्तों, कॉपर इसको ऐसे लिखते कॉपर यानी Cu का अयस्क की बात करें, का अयस्क, तो कॉपर का अयस्क जो होता है वो होता है कॉपर ग्लांस। क्या होता है? कॉपर ग्लांस। क्या होता है भाइयों? कॉपर ग्लांस। और इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। क्या होता है? Cu2S। कॉपर सल्फाइड भी हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कॉपर ग्लांस कहते हैं। ये भूपर पट्टी में इस प्रकार से पाया जाता है। फिर इसका शुद्धिकरण करते हैं हम लोग, कितना प्रोसेस से शुद्धिकरण करते हैं, इन सब चीजों को बताने वाले हैं। आप लोग टेंशन फ्री रहिए। वैसे अगर हम जिंक की बात करें, जिंक की बात करें तो जिंक का अयस्क क्या क्या हो जाएगा? जिंक यानी जेडेन, यानी भूपर पट्टी में जेडेन किस किस रूप में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत। जिंक ब्लेंड के रूप में पाया जाता है, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड के रूप में पाया जाता है, यानी जेडएनएस के रूप में। दूसरा जो पाया जाता है दोस्तों वो जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, यानी ZnCO3 के फॉर्म में, है ना। वैसे ही अगर हम मरकरी की बात करूं, जिंक मतलब जस्ता, जिंक मींस क्या दोस्तों? जस्ता, जास्ता, हाँ जास्ता। अब मरकरी की बात करूं तो सर मरकरी किस फॉर्म में पाया जाता है भूपर पट्टी में? और ये सारा क्या है? ये सारा आपका अयस्क है। मरकरी को हम लोग पारा बोलते हैं दोस्तों, और मरकरी पारा यानी Hg। तो Hg जो होता है, Hg का अयस्क की बात करूं तो इसका होता है सीने बार, सीना बार। क्या होता है दोस्तों? सीना बार। इसका फॉर्मूला होता है HgS। क्या? HgS। और इसको एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। उसी तरह अगर देखें दोस्तों हम लेड का, लेड समझते हो? शीशा, है ना। शीशा मतलब Pb जो होता है भूपर पट्टी में, यानी पृथ्वी के भूपर पट्टी में किस फॉर्म में यानी किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो ये गैलेना के फॉर्म में पाया जाता है, गैलेना, यानी लेड सल्फाइड के फॉर्म में, लेड सल्फाइड के फॉर्म में। वैसे ही अगर हम लोग देखें किसका? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखें, एल्यूमिनियम का अयस्क तो क्या इसका होता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट। और बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू XH2O। यहां X की जगह नंबर है, नंबर किसका? नंबर, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल नंबर है ये। यहाँ पे 2 भी रख सकते, एक भी रख सकते, 3 भी रख सकते हैं। तो जैसे इसका वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे, ये बॉक्साइड अलग अलग रूप का बॉक्साइड मिलते जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका क्या, ये सारे जो हमने लिखा ये अयस्क था, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने बताने की कोशिश किया। तो आइए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब अयस्क को निकालते हैं पृथ्वी से, मान लीजिए अयस्क को यानी खनिज को निकाले, तो उसमें बहुत सारे धूलकण होंगे, बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, और उन अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? उन अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। तो इस गैंग को कैसे अलग करेंगे, नहीं करेंगे, पहले गैंग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग अलग करना शुरू करते हैं, और लास्ट में हम लोग वहां से धातु भी निकाल लेंगे, है ना।
तो दोस्तों गैंग को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि गैंग समझ लेने के बाद क्या होगा, आपको जब शुद्धिकरण बताएंगे उस टाइम समझने में आसानी होगी। तो गैंग किसको बोलते हैं, तो लिखेंगे अयस्क, अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या गैंग कहते हैं। चलिए गैंग तो यहाँ क्लियर हो गया। वही तो बोल रहे अयस्क जब निकालते हैं और उसमें जो रेत मिट्टी बालू कण ये धूल कण अशुद्धियां वगैरह होता है ना, उसी को हम लोग गैंग कहते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम लोग समझते हैं कि धातु का प्राप्ति कैसे करेंगे। मान लीजिए भूपर पट्टी से तो खनिज निकाल लिए, खनिज से हम लोग अयस्क भी निकाल लिए, अयस्क से अब धातु को कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए भाइयों, अब हम लोग करते हैं धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं की प्राप्ति जो होती है दोस्तों, वो 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में होती है। मान लीजिए अयस्क तो हमको पृथ्वी से मिल गया, लेकिन क्या अयस्क से ही रॉड बना दे, अयस्क से ही सारा चीज बना दे? ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो मिट्टी जैसा होता है। तो वहां से हम लोग कौन कौन से प्रोसेस करते हैं धातु प्राप्त करने का, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों धातु जो होते हैं 3 चरणों से प्राप्त किया जाता है। लिखेंगे धातुओं को 3 चरणों में प्राप्त किया जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन सा चरण करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाइयों, सबसे पहले करते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण। अब ये क्या होता है इसको भी समझेंगे। दूसरा चरण जो होता है दोस्तों, चरण नंबर 2 जो होता है, वो होता है अयस्कों का निष्कर्षण या धातुओं का निष्कर्षण, एक ही बात है। अयस्कों का निष्कर्षण, ठीक है। और लास्ट जो होता है तीसरा नंबर में, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, धातु को प्यूरिफाइड करते हैं, अर्थात धातुओं, अयस्कों की जगह धातु भी लिख सकते हैं, धातुओं का परिष्करण। तो आइए अब हम लोग इन तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका दोस्तों धातुओं का यानी अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण। तो अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने बताया कि हम लोग जब भूपर पट्टी से अयस्क को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारा गैंग होता है। उन गैंग को अलग करना ही क्या कहलाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है ना? क्लियर हो गया ना? तो लिख लेते हैं अयस्कों से गैंग को अलग करना है ना, अलग करना होता है। चाहे आप धो के करिए, कैसे करिए, वो हम नहीं जानते। तो हम लोग अयस्कों का समृद्धिकरण में क्या करते हैं? अयस्कों से गैंग को अलग करते हैं।
क्या अब धातु मिल गया? नहीं दोस्तों, अभी केवल अशुद्धियां निकला है। अब दूसरा जो हम लोग करने वाले हैं, दूसरा आपका आता है अयस्कों का निष्कर्षण। क्या आता है? अयस्कों का निष्कर्षण। ठीक है, तो अयस्कों का निष्कर्षण जो होता है हम लोग 3 भाग में करते हैं। अयस्कों का निष्कर्षण, अयस्कों का निष्कर्षण 3 भागों में बांट कर करते हैं। आइए देखते हैं धातुएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अधिकतम अभिक्रियाशील धातु को लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु को लेते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु में कौन कौन आ जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील आपका आएगा सोडियम, पोटेशियम, उससे थोड़ा कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम और उससे कम एल्युमिनियम। तो दोस्तों ये भूपर पट्टी में हम लोग इन सब चीजों को कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये जो होता है ना, सबसे पहली बात तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये सभी धातुएं, ये सभी धातुएं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तथा इसे विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सारा चीज समझने वाले आप लोग टेंशन फ्री रहिए। पहले हम लोग 3 भाग में इसको कैटेगराइज करते हैं, है ना, उसके बाद 3 भाग में पहले बांट लेते हैं। उसके बाद देखिए ये सब जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, इसको विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब जब हम लोग इस मेथड से धातु प्राप्त कर लेते हैं, तो धातु प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसको पुनः सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट बनाने के बाद इसका विद्युत अपघटन करते हैं, यानी इसको एक विलयन में डालते हैं और वहां पे विद्युत प्रवाहित करते हैं, जिसके बाद सोडियम या पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम या एल्युमिनियम अलग हो जाता है क्लोरीन से, और जो अशुद्धियां होती है वो एनोड पंख के रूप में नीचे तल में बैठ जाता है। उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है आप लोग देखते जाइए, सारा चीज हम बताने वाले हैं। उसके बाद आता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया। ये जो है मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातुएं हैं। और ये जो होता है दोस्तों, ये हमको किस रूप में मिलता है, तो ये हमें ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इन सब के रूपों में पाते हैं इसको। तो लिखेंगे ये सभी धातुएं, ये सभी है ना मध्यम अभिक्रिया, ये सभी सल्फाइड, ऑक्साइड तथा
कार्बोनेट कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बोनेट अयस्क, रुकिए यहां पे लिख देते हैं दोस्तों, समझ लेना, अयस्क, अयस्क के रूप में पाया जाता है। और जब ये कार्बोनेट सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है तो इससे हम लोग धातु कैसे प्राप्त करते हैं, तो लिखेंगे इसे कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जाता है। यानी जब हम लोगों को कार्बोनेट ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में मिलेगा तो इससे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको हम लोग कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे और वहां से धातु प्राप्त करेंगे। लेकिन शुद्ध धातु नहीं, शुद्ध धातु आपको कहां मिलेगा, शुद्ध धातु आपको धातुओं का परिष्करण में मिलेगा। यहां से आपको अशुद्ध धातु मिल जाएगा, अयस्क से धातु में तो कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे, अपचयन करके धातु में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन शुद्ध धातु हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। जैसे यहां भी विद्युत अपघटन कराएंगे तो शुद्ध धातु नहीं प्राप्त होगा, तीसरा प्रोसेस करेंगे तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, तो सबसे अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु आपका क्या है, HgAu, Hg, Ag और Au, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है। तो इसको क्या करते हैं, ये हम लोगों को तो स्वतंत्र अवस्था में मिल जाता है, लेकिन ये शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ऑक्साइड में चेंज करने के बाद उसको गर्म करते हैं और वहां से हम लोग धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखेंगे ये सभी धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो भी लंबा बन रहा है, तो अब हम लोग जो है इन तीनों धातुओं का स्टडी, यानी सबसे पहले हम लोग सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का डिस्कस करेंगे, इससे धातु प्राप्त करेंगे। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, फिर अधिक अभिक्रियाशील धातु को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।